हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज क्लास जो सी लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस बार पेपर में आएगा, ये हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है तो ये शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट में भी नहीं आता है तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, इस टॉपिक के बहुत आते हैं। ट्रू फॉल्स हो गए जैसे कि, तो आपको इस क्वेश्चन से 4 या 5 नंबर पक्का मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरेज क्लास बहुत सिंपल है, अच्छे से समझाएंगे हम, टॉपिक भी बताएंगे आपको कौन कौन से इसमें जो बहुत ही अच्छे से आप कवर करेंगे, ठीक है। एक स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स और फंक्शंस का एक स्कोप और लाइफ टाइम डिफाइन करती है। बेसिकली ये एक कीवर्ड होता है। क्या होता है? एक कीवर्ड होता है, जैसे कि ऑटो, ऑटो क्या हो गया? एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये एक कीवर्ड होता है जो कि वेरिएबल या फंक्शन के डिक्लेरेशन से पहले यूज़ किया जाता है। ये कीवर्ड उस वेरिएबल या फंक्शन के काम करने के तरीके को बदल देते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में हम 4 स्टोरेज क्लास प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टोरेज क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसे आप रट लेना क्वेश्चन, ठीक है। ऑटो स्टोरेज क्लास। ऑटो स्टोरेज क्लास सभी लोकल वेरिएबल के लिए डिफ़ॉल्ट क्लास मानी जाती है। जब भी हम कोई लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके साथ कोई दूसरी स्टोरेज क्लास यूज़ नहीं करते हैं तो वह डिफ़ॉल्ट ऑटो स्टोरेज क्लास को बिलोंग करती है। हम ऑटो कीवर्ड को सिर्फ किसी फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। ये अब हम यहाँ से जो हम बता रहे हैं ना, ये और यहाँ तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये लाइनें रट लेना, ठीक है। हम ऑटो कीवर्ड को सिर्फ किसी फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। जब भी फंक्शन कॉल होता है तो ये वेरिएबल क्रिएट होते हैं और फंक्शन के एग्जिट होने के साथ ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे इंट माई फंक्शन, अंदर आए इंट ए, ऑटो इंट ए, यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो क्या बोल रहा है? ऊपर डिफाइन किए गए दोनों वेरिएबल ही ऑटो स्टोरेज क्लास को बिलोंग करते हैं। ये हमारा ऑटो स्टोरेज क्लास हो गई। अब हम आते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, इसे हम बेसिक से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, हालांकि मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि ये मैंने बहुत जल्दी में नोट्स बनाए थे, मेरे पास टाइम नहीं था और अब आपके पास भी टाइम नहीं बचा है क्योंकि एग्ज़ाम करीब आने वाले हैं, ठीक है। जुलाई 10 से या जुलाई 15 तक एग्ज़ाम हो जाता है सी लैंग्वेज का, ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास। इसमें क्या होता है? रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर स्टोरेज क्लास ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ की जाती है जिन्हें हम रैम की जगह रजिस्टर में स्टोर करवाना चाहते हैं। अक्सर ऐसा फास्ट डेटा एक्सेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है, समझिएगा। रजिस्टर स्टोरेज क्लास ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज की जाती है जिन्हें रैम की जगह रजिस्टर में स्टोर करवाना चाहते हैं। इसमें रैम की जगह रजिस्टर में स्टोर करवाना चाहते हैं। अक्सर ऐसा फास्ट डेटा एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो एक रजिस्टर कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट होता है। क्या होता है? कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट होता है। ये हमारा क्या हो गया? एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, जो कि स्मॉल डेटा को होल्ड करता है, लेकिन ये बहुत छोटी वैल्यू को ही होल्ड कर सकता है। छोटी वैल्यू को ही होल्ड कर सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये भी एक हमारा पॉइंट हो गया जो शॉर्ट क्वेश्चन में या फिल इन द ब्लैंक्स में हमसे पूछा जा सकता है। ये रैम से कई गुना तेज़ होता है। हमें अपने प्रोग्राम में जहाँ भी तेज़ डेटा एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम वहाँ पर इस स्टोरेज क्लास का यूज़ करते हैं। क्या होती है? हमें तेज़ डेटा एक्सेस की क्या होती है? रिक्वायरमेंट। जब हम तेज़ डेटा एक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, ये भी क्वेश्चन ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तेज एक्सेस डेटा की रिक्वायरमेंट होगी तो हम क्या किसका यूज करेंगे? रजिस्टर स्टोरेज क्लास का। एक बात हमें ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल को रजिस्टर डिफाइन करने से ही वो रजिस्टर में सेव हो जाएगा। ये हमारे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है, ये भी याद रखना, ठीक है। रजिस्टर एंड एच हम ऐसे इसे डिफाइन करेंगे। हम आते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ये क्या होती है? स्टैटिक स्टोरेज क्लास कंपाइलर को बताती है कि वेरिएबल प्रोग्राम के एंड तक कंसिस्टेंट रहेगा। यहाँ पर कंसिस्टेंट से मतलब है कि वेरिएबल बार बार क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मान लीजिए हमने फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये वेरिएबल क्रिएट होता है और फंक्शन के एंड होने के साथ ही ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये स्टैटिक स्टोरेज क्लास का भी हम और समझते हैं। यानी यदि हम फंक्शन को कॉल करके
उस वेरिएबल में कोई चेंज करते हैं तो फंक्शन एग्जिट होने के बाद भी वो चेंज एग्जिट होने के बाद वो चेंज भी नहीं करेंगे रहेंगे, तो वेरिएबल उसको इनिशियल वैल्यू के साथ क्रिएट होगा। यहाँ पर अभी हम नीचे आपको समझाएंगे आउटपुट के माध्यम से, इसके माध्यम से जब तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, लेकिन यदि हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करते हैं तो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार क्रिएट होगा। और मतलब कि ये लाइन याद रखना, ये लेकिन यहाँ हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करते हैं तो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार क्रिएट होगा और प्रोग्राम के एंड में डिस्ट्रॉय होगा। और जितनी भी बार हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे वो चेंज भी पूरे प्रोग्राम के दौरान रहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसे। ये हमने लगाया और वाइड नम फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन में आए, फिर हमने नम फंक्शन को कॉल किया, 1 2 3 4 बार कॉल किया। तो सबसे पहले इसे मैंने कॉल किया, यहाँ पर आए वाइड नम फंक्शन में आ गए। स्टैटिक इंट नम को मैंने दिया 0, ठीक है। नम इक्वल टू मैंने किया नम प्लस 0 मतलब 2, मतलब कि 0 + 2, और हमने नम को प्रिंट टाइप में प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, पहला 2 आया, ठीक है। अब ये नम फंक्शन यहाँ पर क्लोज हो गया, फिर अब यहाँ पर आएंगे तो ये नम फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, फिर यही आएगा, फिर यहाँ पर अब 2 वैल्यू हो जाएगी नम की, नम 2 + 2 4 हो जाएगा, फिर ऐसी 6 हो जाएगा, फिर ऐसी 8 हो जाएगा। तो ये था हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्या होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो हमें एक से अधिक प्रोग्राम फाइल्स को हैंडल करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास बहुत ही हेल्पफुल होती है। मान लीजिए, ठीक है, ये याद रखना, बड़ी फाइल को हैंडल करना पड़ता है, मतलब प्रोग्राम फाइल्स को हैंडल करना पड़ता है। इस सिचुएशन में एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए, अभी हम अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम फाइल में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब हम इस वेरिएबल को इसी प्रोजेक्ट की किसी दूसरी प्रोग्राम फाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो हम एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। बेसिकली एक्सटर्नल कीवर्ड कंपाइलर को बताता है कि वेरिएबल पहले ही किसी क्लास में क्रिएट हो चुका है और हम इसे इस प्रोग्राम फाइल में यूज़ करने वाले हैं। ये कीवर्ड पहले से क्रिएट किए गए किसी वेरिएबल या फंक्शन का रेफरेंस होता है। समझिए, फाइल 1 फाइल 2 स्टूडियो नम हमने दिया =5 मेन फंक्शन में आया, इसे मैंने प्रिंट करा दिया। फाइल 2 इसमें भी यही है, इसमें मैंने एक्सटर्न दिया, एक्सटर्न इंट नम, ठीक है। मेन फंक्शन में आए printf %d नम, डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है, ऊपर दिए गए उदाहरण में फाइल 2 में कंपाइलर को एक्सटर्न कीवर्ड द्वारा ये बताया जा रहा है, ये समझना, ठीक है। ये लाइन आपको समझा देगी ये प्रोग्राम क्यों बनाया है। एक्सटर्न कीवर्ड द्वारा ये बताया जा रहा है कि फाइल नम वेरिएबल का फाइल में नम वेरिएबल को यूज़ किया गया है जो कि पहले ही दूसरी फाइल में डिक्लेयर हो चुका है। ये देखिएगा, नम ने =5 दिया, ये पहली फाइल में डिक्लेयर हो चुका है। एक्सटर्न ने लिया, यही नम इसमें डिक्लेयर हुआ है, तो यहाँ पर भी 5 प्रिंट करेगा, यहाँ पर भी 5 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस था इसमें। तो ये हमारी सब क्लास फिनिश होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी पढ़िए, पर स्टोरेज क्लास का क्वेश्चन रट के जाना। मैं फिर से बता रहा हूँ एग्ज़ाम में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा मैंने कैसे पढ़ाया, आपको नहीं समझ आ रहा है, फिर भी कोई बात नहीं है, आप कहीं से भी पढ़िए, पर ये क्वेश्चन रट के जरूर जाइएगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।